India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई से हाथरस केस के ट्रायल में प्रगति का मांगा ब्यौरा। यूपी सरकार ने बताया कि शवों के गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार की नई एसओपी को जल्द किया जाएगा लागू। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक 30 सितंबर तक बढ़ाई। हाईकोर्ट ने कहा, राष्ट्रीय अहमियत का है मामला, सरकारी हलफनामा विस्तृत नहीं। एएसआई डीजी को 10 दिन में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश। टेलीग्राम को भारतीय कानून का करना होगा पालन। कॉपीराइट उल्लंघन में शामिल चैनलों के विवरण का खुलासा करना होगा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया निर्देश। ठग सुकेश चंद्रशेखर केस पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलिन फर्नांडिस को 26 सितंबर को ऑनलाइन पेशी का दिया निर्देश। जैकलिन ने पोलैंड जाने की मांगी है इजाजत। Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट्स राउंडअप में सबसे पहले बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सीबीआई से हाथरस केस के ट्रायल में प्रगति का ब्यौरा मांगा है। स्टेटस रिपोर्ट 20 सितंबर से पहले देनी होगी। इस तारीख को अगली सुनवाई है। वहीं यूपी सरकार ने लखनऊ बेंच को बताया कि शवों के गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार की नई एसओपी को जल्द अंतिम रूप देकर अधिसूचित किया जाएगा। मामला पीआईएल से जुड़ा है, जिसमें शव के गरिमापूर्ण तरीके से दाह संस्कार के आदेश दिए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने हाथरस गैंगरेप केस में सुनवाई की। अदालत ने हाथरस केस में सीबीआई से ट्रायल प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। 20 सितंबर को अगली सुनवाई है। इससे पहले ट्रायल के स्टेटस के बारे में जिला न्यायाधीश हाथरस के माध्यम से ट्रायल कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को बताया कि ऐसे मुकदमों में शवों के गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार की एसओपी को जल्द अंतिम रूप देकर अधिसूचित किया जाएगा। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने सीबीआई के वकील अनुराग कुमार सिंह को निर्देश दिया। 5 अगस्त 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया था कि वह पूरे राज्य में शवों के दाह संस्कार के लिए अपनी एसओपी को अधिसूचित और लागू करें। कोर्ट ने कहा था कि इसका व्यापक प्रचार पुलिस स्टेशनों, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला मुख्यालयों और तहसीलों जैसे कार्यालयों में किया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि राज्य के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को शवों के सम्मानजनक दाह संस्कार के संबंध में यूपी सरकार की ताज़ा एसओपी का पालन करने के लिए शवों के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए संवेदनशील बनाया जाए। एसओपी का गठन हाईकोर्ट द्वारा हाथरस बलात्कार और दाह संस्कार मामले में सभ्य और सम्मानजनक अंतिम संस्कार के अधिकार की जांच करने के लिए हाथरस बलात्कार और शमशान मामले में स्थापित एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान किया गया। इस मामले में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को एक एसओपी बनाने के लिए कहा गया था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एक मृत व्यक्ति को भी उसके शरीर के सम्मान और सम्मान के साथ इलाज का अधिकार दिया जा सके, जिसका वो हकदार होता है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने 5 अगस्त 2022 के अपने आदेश में जोर देकर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार न केवल एक जीवित व्यक्ति को बल्कि मृत को भी उपलब्ध है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार को ये भी निर्देश दिया कि वो हाथरस सामूहिक बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों में से एक को सरकार या सरकारी अंडरटेकिंग के तहत उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार देने पर विचार करें।
सितंबर 2020 की रात में उसका दाह संस्कार कर दिया गया, जो कि परिवार के सदस्य की इच्छा के विरुद्ध प्रतीत होता है। कोर्ट ने नोट किया था कि इन घटनाओं ने दाह संस्कार के मौलिक अधिकार और इस संबंध में राज्य के अधिकारियों की भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष चल रही सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे को बेहद सीमित बताया और अतिरिक्त सचिव गृह यूपी सरकार को 10 दिनों के भीतर मामले में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले को राष्ट्रीय महत्व बताते हुए जस्टिस प्रकाश पांड्या की पीठ ने महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली को निर्देश दिया कि वो इस मामले में अपना व्यक्तिगत हलफनामा 10 दिनों के भीतर दाखिल करें। उच्च न्यायालय द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद में कार्यवाही पर रोक लगाने के बाद पिछले साल केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हलफनामा मांगा गया था। वाराणसी कोर्ट के एक विवादास्पद आदेश को प्रभावी ढंग से निलंबित कर दिया गया था, जिसने परिसर के पुरातात्विक सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे की मदद से ये पता लगाने का निर्देश दिया था कि क्या 17वीं शताब्दी में ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के लिए एक हिंदू मंदिर को आंशिक रूप से तोड़ा गया था। 12 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी। परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी ने वर्ष 1991 में स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की प्राचीन मूर्ति और 5 अन्य लोगों द्वारा वाराणसी कोर्ट के समक्ष दायर किए गए मुकदमे को चुनौती दी है, जिसमें उस हिंदू भूमि की बहाली का दावा किया गया है जिस पर ज्ञानवापी मस्जिद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। कोर्ट ने ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के मामले में हाईकोर्ट ने सपा और बीजेपी शासनकाल में जारी किए गए नोटिफिकेशन को रद्द किया है। हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी। 21 और 22 दिसंबर 2016 को तत्कालीन अखिलेश सरकार में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। फिर 24 जून 2019 को भी योगी सरकार में नोटिफिकेशन जारी हुआ। इससे पहले 2005 में मुलायम सिंह सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी किया था। हाईकोर्ट ने तीनों नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का अधिकार केवल भारत की संसद को है। राज्यों को इस मामले में कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है। इसी आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक भी लगाई थी। 5 साल से राज्य सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया जा रहा था। महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने कोर्ट को बताया कि नोटिफिकेशन को बनाए रखने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने तीनों नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। कोर्ट में याची अधिवक्ता राकेश गुप्ता की ओर से दलील दी गई कि ओबीसी की जातियों को एससी में शामिल करने का अधिकार केवल भारत की संसद को है। संविधान के अनुच्छेद 341(2) के तहत संसद को ही यह अधिकार है। संसद ही अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन कर सकती है। नोटिफिकेशन रद्द होने से 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान अधिकारियों के रवैये पर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने संविधान के प्रावधानों का बार-बार उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने को कहा। ओबीसी की वो जातियां जिन्हें एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था वे हैं मजवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तरहा, गोडिया, माझी और मछुआ। इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि इस मामले में कोई सर्टिफिकेट नहीं जारी किए गए थे। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की डिवीजन बेंच में हुआ। 30 दिसंबर 2016 और 22 दिसंबर 2016, जिसमें कुल 18 पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल किया था सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए। और ये इनके मतलब क्षेत्राधिकार से परे था, क्योंकि ये काम सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है और उस पावर को स्टेट गवर्नमेंट के एक जीओ के द्वारा ले आया गया था। तो वो मामला पेंडिंग था। उसमें तत्कालीन एडवोकेट जनरल ने तब कोर्ट में आकर अंडरटेकिंग दिया था कि इसके परसुएंस में हम कोई सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करेंगे। बाद में योगी सरकार ने 2019 में 24 जून 2019 को कोर्ट के उसी पीआईएल में कोर्ट के आदेश का गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए दोबारा से उन 18 पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो फिर कोर्ट ने उसको न सिर्फ स्टे किया, बल्कि उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसने जारी किया था वो नोटिफिकेशन, उनका पर्सनल एफिडेविट मांग लिया कि आखिर किस अधिकार के तहत आपने ये जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थों के पास अपनी फीस निर्धारित करने के लिए बाध्यकारी और लागू करने योग्य आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि इस तरह का निर्धारण पार्टी की स्वायत्तता के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। मामला ओएनजीसी से जुड़ा है, जहां पर कंपनी ने मध्यस्थों की फीस पर आपत्ति जताई थी। फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि फीस का एक तरफा निर्धारण पार्टी स्वायत्तता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। मध्यस्थों की फीस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मध्यस्थों के पास विवादों के पिटारे के लिए अपनी खुद की फीस निर्धारित करने के लिए बाध्यकारी और लागू करने योग्य आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मध्यस्थ अपने पारिश्रमिक के संबंध में पार्टियों के खिलाफ अपने निजी दावे तय नहीं कर सकते हैं और फीस का एक तरफा निर्धारण पार्टी की स्वायत्तता के सिद्धांतों और निषेध के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ये फैसला सुनाया। जस्टिस खन्ना ने बहुमत के साथ कुछ पहलुओं पर अलग अलग फैसला सुनाया। जस्टिस चंद्रचूड़ और सूर्यकांत के बहुमत के फैसले ने तर्क दिया कि मध्यस्थ पारिश्रमिक के संबंध में पार्टियों के खिलाफ अपने निजी दावे का न्यायाधीश नहीं हो सकता है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पार्टियों द्वारा सहमत प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थता का संचालन करने की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने ये स्पष्ट किया। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदालत ने भारत में मध्यस्थता के संचालन के लिए कई दिशा निर्देशों को अपनाने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि मध्यस्थों के पास अपनी फीस निर्धारित करने के लिए बाध्यकारी और लागू करने योग्य आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है। फीस का एक तरफा निर्धारण पार्टी स्वायत्तता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, ताकि मध्यस्थ अपना पारिश्रमिक तय नहीं कर सकते। पीठ ने जोर देकर कहा कि पार्टी की स्वायत्तता मध्यस्थता का एक प्रमुख सिद्धांत है और समझौता मध्यस्थ प्रक्रिया की नींव रखता है। ये निष्कर्ष निकाला गया चूंकि शुल्क के संबंध में पार्टियों और मध्यस्थों के बीच स्पष्ट रूप से कोई सहमति नहीं थी। ट्रिब्यूनल को जारी रखने की अनुमति देने का मतलब पार्टियों और मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर शुल्क लगाना होगा, जिसके लिए वे सहमत नहीं हैं। उसी के मद्देनजर कोर्ट ने एक नए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन का आदेश दिया। जब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एक नए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के लिए इस निर्देश पर सहमत हुए, उन्होंने एक अलग निर्णय दिया, क्योंकि उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि पार्टियों के बीच किसी भी समझौते के अभाव में न्यायाधिकरण शुल्क तय करने का हकदार नहीं था। ये मुद्दा पीठ के सामने तब आया जब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले को समाप्त करने और मध्यस्थों के एक नए सेट के प्रतिस्थापन की मांग की, जब उनकी फीस को संशोधित करने की मांग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने महासचिव, जो न्यायालय के प्रशासनिक प्रमुख हैं, को न्यायाधीशों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में जांच तंत्र से संबंधित एक मामले में 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल, एएस ओका और विक्रम नाथ की खंडपीठ ने महासचिव को 4 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। जब वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि महासचिव को अभी तक एक हलफनामा दाखिल करना है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मीडिया के खिलाफ एक झूठा आदेश प्राप्त किया था। सुनवाई के दौरान बेंच ने आरोपी जज को पक्षकारों की श्रेणी से हटा दिया, क्योंकि जयसिंह ने कहा कि अब दावा की गई राहत न्यायाधीशों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए तंत्र तक सीमित थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को हिंदू दलितों के लिए आरक्षित लाभों के बराबर आरक्षण देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद दूसरे पक्ष को 1 सप्ताह का समय देते हुए केंद्र को जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान स्थगन का अनुरोध करते हुए कहा कि मामले को लंबे समय के बाद सूचीबद्ध किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि यदि आरक्षण प्रदान किया गया तो दलित ईसाई, जो आमतौर पर बेहतर शिक्षित थे, वे भर्ती पर कब्जा कर लेंगे। 2021 में तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में कहा था कि दलित जिन्होंने अपनी आस्था को त्याग दिया और इस्लाम और ईसाई धर्म अपना लिया,
उन्हें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संसदीय या विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अन्य आरक्षण लाभों का दावा करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने संविधान के अनुसूचित जाति आदेश के पैरा 3 का हवाला देते हुए कहा था कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मोबाइल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को भारतीय कानून का पालन करना होगा और अगर भारतीय अदालतों द्वारा आदेश दिया जाता है तो आईपी पते, मोबाइल नंबर और कॉपीराइट्स उल्लंघन में शामिल ऑपरेटिंग चैनलों में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों जैसे विवरणों का खुलासा करना होगा। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा है कि केवल इस आधार पर उल्लंघन करने वालों को टेलीग्राम की नीतियों के तहत शरण लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि इसके सर्वर सिंगापुर में स्थित है। अगर इस तरह के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो वर्तमान दुनिया में जहां सबसे अधिक प्रसार ऑनलाइन मैसेजिंग सेवाओं और प्लेटफॉर्मों के माध्यम से होता है, बौद्धिक संपदा आईपी उल्लंघन पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाएगा। न्यायाधीश ने टेलीग्राम के इस दलील को खारिज कर दिया कि यह केवल एक मध्यस्थ होने के नाते सूचना के प्रवर्तक के विवरण का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा और रेखांकित किया कि टेलीग्राम को सूचना दिए जाने पर केवल चैनलों को अक्षम करना या हटाना एक अपर्याप्त उपाय है। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने को लेकर काफी बहस चली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट निर्देश उसने दिया कि यथास्थिति बनाए रखें, यानी यहां पर गणेश उत्सव नहीं मनाया जाएगा। इससे उन तमाम लोगों में नाराजगी थी जो लगातार ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटे बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले ने यह नाराजगी दूर कर दी। हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान की जगह दूसरे शहर हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दे दी। दरअसल बड़ा मामला बेंगलुरु ईदगाह में गणेश उत्सव मनाए जाने का था। एक तरफ वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह जमीन उनकी है, वहीं हिंदू संगठनों का कहना था कि यह मैदान पब्लिक मैदान है और ऐसे में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत इस मैदान में दी जाए। हाईकोर्ट की तरफ से गणेश उत्सव को लेकर सरकार पर फैसला छोड़ दिया गया, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने गणेश उत्सव से ठीक एक दिन पहले इस मामले पर अहम सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। दरअसल ये दोनों ही मामले अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान को लेकर था। हुबली के ईदगाह मैदान पर जब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया गया। हाईकोर्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां क्यों लागू नहीं होता है। हाईकोर्ट ने हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की इजाजत देते हुए साफ किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति वाला आदेश लागू नहीं होता है, क्योंकि बेंगलुरु मामले में मालिकाना विवाद है और यह हुबली मामले में मैदान पर नगर पालिका का स्वामित्व है, जिससे याचिकाकर्ता भी इनकार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जाता है। ठग सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर समेत सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पेश किए गए। इसके अलावा कोर्ट इस मामले में आरोपी बनाई गई अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की उस अर्जी पर भी सुनवाई हुई जिसमें जैकलीन फर्नांडीज ने कोर्ट से फिल्म की शूटिंग के मामले में पोलैंड जाने की इजाजत मांगी है। जैकलीन फर्नांडीज को कोर्ट के एडीजे प्रवीण सिंह ने सम्मन जारी किया है। एडीजे प्रवीण सिंह ने जैकलीन को 26 सितंबर को ऑनलाइन पेशी का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने जैकलीन और अन्य को चार्जशीट उनके वकील को चार्जशीट की कॉपी देने के लिए कहा। इस मामले में आरोप है कि ईडी ने महाठग सुकेश ने जैकलीन को 7 करोड़ 7 लाख रुपए की कीमती उपहार और नगद राशि दी थी। प्रवर्तन निदेशालय पहले ही सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर चुकी है। फिलहाल जैकलीन के विदेश जाने की अर्जी को कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियां बदल गई हैं। अब कोर्ट में पेशी के बाद उनकी इस अर्जी पर विचार किया जाएगा। ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी के मामले में ईडी ने जैकलीन समेत अन्य को आरोपी बनाया है। मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग या ईओडब्ल्यू की ओर से कहा गया कि उन्होंने भी 12 सितंबर को पूछताछ के लिए जैकलीन को सम्मन किया है। ईओडब्ल्यू ने कहा कि इससे पहले हुए सम्मन पर वो पेश नहीं हुई थी। इस पर जैकलीन के वकील ने आश्वासन दिया कि वो दिल्ली पुलिस की ओर से होने वाली पूछताछ के लिए अगली तारीख पर पेश हो जाएंगे। This is a regular procedure of the Honorable Court under the scheme of the law. Once a supplementary charge sheet is filed against any accused, the accused has to be.
We have been summoned on 26 September 2022 before the court. Obviously, we will be physically present before the court, but we'll follow the guidelines of the Honorable Supreme Court. In the recent judgment, the Supreme Court says that if the accused has cooperated in the investigation before the charge sheet has been filed, which in this case Jacqueline has gone to the Enforcement Directorate office on various occasions, whenever she has appeared, she has provided all the documents, all the evidences. Fortunately, she was never arrested. Now the charge sheet has been filed, so she will appear before the Honorable Court and seek bail. जैन समुदाय के त्योहार के अवसर पर शहर में एकमात्र बूचड़खाने को बंद करने के अहमदाबाद नगर निगम के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, आप 1-2 दिनों के लिए मांस खाने से खुद को रोकें। जस्टिस संदीप भट्ट की पीठ कुल हिंद जमीयत अल कुरैश एक्शन कमेटी गुजरात की ओर से दानिश कुरैशी रजावाला और एक अन्य व्यक्ति द्वारा शहर में एकमात्र बूचड़खाने को बंद करने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी। जब याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से पीठ के सामने आया तो अदालत ने उससे पूछा, आप अंतिम समय में क्यों भाग रहे हैं? हम इस पर विचार नहीं करेंगे। हर मौसम में आप अदालत में जाते हैं, आप 1-2 दिनों के लिए मांस खाने से खुद को रोक सकते हैं। इस पर याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से तर्क दिया कि ये संयम के बारे में नहीं है, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में है और हम अपने देश की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे मौलिक अधिकारों पर 1 मिनट भी रोक लगाई गई है। अन्य पिछले अवसरों पर भी बूचड़खाने बंद कर दिए गए थे, इसलिए हम इस अदालत के सामने आए। अगर ये उचित आदेश पारित करता है तो इस प्रक्रिया को बाकी समय के लिए भी रोका जा सकता है। इस दलील को देखते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता से व्यक्तिगत रूप से मामले पर तर्क देने को कहा। आपको बता दें कि ये भी तर्क दिया गया कि दिसंबर 2021 में गुजरात उच्च न्यायालय की ओर से मौखिक टिप्पणी में निगम को लोगों की खाने की आदतों को नियंत्रित करने की कोशिश न करने की याद दिलाई गई थी। याचिकाकर्ता ने मामले में शामिल तत्कालिकता के कारण प्रतिवादियों से जवाबी हलफनामा मांगे बिना अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की। हालांकि किसी भी अंतरिम राहत से इनकार करते हुए कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 2 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया और याचिकाकर्ता को 9 दिसंबर 2021 के उच्च न्यायालय के आदेश सहित अदालत के रिकॉर्ड पर और सामग्री लाने को कहा है। तो कोर्ट राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.